नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है प्यार या नफ़रत। दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक नया चैनल मैंने शुरू किया है जिसका नाम है मन अप स्टॉक, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो टाइटल है उसके साथ मिल जाएगा, @ मन अप स्टॉक करके। तो उस पर जा कर के प्लीज़, उसमें छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, तो आप उनको ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक शेयर करें, और यदि आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, उस चैनल में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए अब इस नई स्टोरी को शुरू करते हैं। किशन और माता दीन की दोस्ती की लोग हमेशा मिसाल देते थे। बहुत प्यार था दोनों में। दोनों ने शादियाँ भी एक ही साथ की थी। किस्मत से दोनों ही पिता बनने वाले थे। किशन और माता दीन बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज का दिन उनके लिए खुशियां लेकर जो आया था। आज किशन की पत्नी कला और माता दीन की पत्नी रामा दोनों ही मां बनने वाली थी। दाई अपने काम में लगी हुई थी। गांव में एक ही दाई थी। कभी कला को देखती, कभी रामा को। रामा बेटी, तेरे बच्चा शाम तक होगा, पर लगता है कला को जल्दी ही हो जाएगा, तो तू तब तक आराम कर, मैं कला को देख लेती हूँ। माता दीन को रामा का ध्यान रखने को कहकर दाई किशन के घर आ जाती है। दाई गर्म पानी करती है और भी छोटी मोटी तैयारियां करती है। कुछ देर बाद किशन के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। दाई ने बाहर आकर कहा, बधाई हो किशन, बेटा हुआ है। अब तो पैसे कपड़े सब देने पड़ेगा। जाओ मिल लो कला से। हाँ काकी, जो मांगो सो मिलेगा, बस दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ बने रहें। किशन अपनी पत्नी कला के पास जाकर अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से गले लगा लेता है। कैसी है तू कला, ठीक तो है ना? कला हाँ में सिर हिला देती है। किशन उसे आराम करने का कहकर बाहर आता है और दाई से कहता है, काकी 2-3 दिन कला का ख्याल रखना, फिर मैं संभाल लूँगा, और पैसे की फिक्र नहीं करनी है। उधर माता दीन के यहाँ चांद सी बेटी ने जन्म लिया। रामा और माता दीन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। किशन ने अपने बेटे का नाम करण रखा था और माता दीन ने अपनी बेटी का नाम माया रखा था। दोनों ने साथ मिलकर आस पड़ोस के साथ अपनी खुशियां बांटी। किशन, तू जानता है भगवान ने तुझे बेटी क्यों दी? माता दीन बोला, हाँ जानता हूँ, ताकि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और दोनों हंस पड़े। देखो कितने प्यारे लगते हैं दोनों। सही कहा, नजर ना लग जाए उनकी खुशी को। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते, करण और माया। काका देखो, करण ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। माया दौड़कर किशन से लिपट कर रोने लगी। रो नहीं लाडो, चुप हो जा। इस बार शहर से नई गुड़िया ला दूंगा तुझे। देख करण, अब माया को तंग किया तो कान पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा तुझे। पर बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। सारी गलती तो माया। उसकी बात काट कर बोली, काका उसकी बात तो मैं न आना, झूठा कहीं का। ऊ जीभ चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। करण माता दीन के पास जाकर, काका देखो ना, ये माया की बच्ची गलती करती खुद है और बाबा से मुझे डांट लगवाती है। बच्चों के झगड़े देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। माया और करण किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए थे। अब भी दोनों ही झगड़ते रहते थे। आसपास के गांव में एक ही स्कूल था, वो भी 8वीं कक्षा तक। शहर भेज सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। माया पानी भरने में और घर के कामों में रामा की मदद करने लगी। नल की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी पास के कुएं से लाना पड़ता था। करण अपने बाबा से का खेतों में हाथ बटाने लगा था। यौवन की दहलीज तक आते आते माया की सुंदरता के चर्चे गांव भर में होने लगे थे। माया सुन, माया सुन ना, रुक ना पगली, बहुत भाव खाती है। क्या हुआ, देख नहीं रहा बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तुझे तो कुछ काम धाम है नहीं। थोड़ा काका का काम में हाथ बटाया कर, आलसी कहीं का। हाँ हाँ हाँ, करण को चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। माया जैसी बचपन में थी
वैसी ही नटखट सी शरारती, अपने रूप के जैसे ही खूबसूरत दिल की लड़की थी। वहीं करण बड़े होते होते शांत, समझदार, परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला बड़ा ही होनहार लड़का था। दोनों परिवारों ने दोनों की शादी करने का पूरा मन बना लिया था। बस दोनों के 18 साल के होने का इंतजार था। इधर मातादीन और किशन दोनों बच्चों को लेकर सपने सजोए बैठे हुए थे। उधर करण के मन में भी माया को लेकर एहसास जाग रहे थे। करण माया को बुलाता रह जाता है और वो उसे चिढ़ाकर हंसती हुई मातादीन के पास चली जाती है। करण माया को जाता देख मुस्कुरा उठता है। पगली हमेशा बच्चों जैसी हरकतें ही करती रहती है और वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में माया घर जाने के लिए लौट कर आती है तो करण को देखते ही बोल पड़ी, तू यहीं खड़ा है तब से? हाँ, तुझसे बात करनी है। पर मुझे नहीं करनी, घर पर माँ इंतजार कर रही है। मुझे पानी भरने जाना है। तेरी तरह काम से जी चुराकर किसी का पीछा नहीं करती मैं। अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी तुझे। पता है, तेरा काम अभी घर जाकर रेडियो चालू करके गाना सुनेगी और बेसुरी आवाज में गाना भी गाएगी। मैं? बेसुरी? तूने मुझे बेसुरी कहा? हाँ, कहा। करण को माया को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। रुक जरा। माया ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और करण को मारने दौड़ी। करण आगे आगे, माया पीछे पीछे। करण अपने खलिहान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस थक गया। रुक, बताती हूँ तुझे। बेसुरा है। जैसे ही करण को मारने के लिए हाथ उठाती है, करण ने माया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। माया को उसकी आस नहीं थी, इसलिए वो करण के खींचने से उसके ऊपर जा गिरी। करण की नज़रों से नज़रें मिलते ही माया को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो झटके से अलग होकर चुपचाप खड़ी हो गई। करण भी चुपचाप खड़ा होकर माया के चेहरे को देखने लगा। फिर सकपकाकर बोला, वो मैं मुझे मुझे तुझसे कुछ दिखाना था। क्या? माया के चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था कि अचानक करण के सीने से लग जाने से की वजह से वो शर्म से लाल हो रही थी। आ मेरे साथ। करण उसे लेकर उस पेड़ के नीचे आता है जहां खेल कूद के वो दोनों ही एक साथ बड़े हुए थे। आंखें बंद कर। क्यों? सवाल मत कर माया। आंख बंद कर लेती है। तभी उसकी कान के पास चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई देती है। खोलूं आंखें? नहीं, रुक जरा। करण उसे चूड़ियां पहनाने लगता है। तू चूड़ी लाया है मेरे लिए? मुझे देखनी है। माया बच्चों की तरह जिद करने लगी। रुक, पहना लेने दे। हाँ, अब आंखें खोलकर बता कैसी हैं। माया आंखें खोलकर देखती है। करण ने सही में बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहनाई थी। बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां थी जो सावन के मेले में चूड़ी बेचने वाले के साथ देखकर वो माँ से उसे लेने की जिद किया करती थी। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां तू मेरे लिए लाया? नहीं, तेरी माई के लिए। बस तुझे तो पहना कर देख रहा था। करण ने माया को छेड़ते हुए कहा। माया यह सुनकर उदास होने लगती है तो कर्ण हंस देता है। अरे पगली, तेरे लिए ही लाया हूँ। ओ मेरे करण। माया करण के गले लग गई। करण भी उसके भोले चेहरे को देखता रह गया। दिन पर दिन रूप निखर रहा था माया का। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, कोई देखे तो दीवाना हो जाए। अचानक माया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कर्ण से दूर होकर शर्माने लगी। मैं घर जा रही हूँ। हाँ तो जाना, किसने रोका? तेरा ही मन नहीं है मुझसे दूर जाने का। तत पागल, कहकर माया भागी और फिर रुक गई। माई चूड़ियों के बारे में पूछेगी तो क्या बोलूंगी करण? माया ने करण से पूछा। अरे, इसमें क्या चोरी है? बोल देना मैंने दिलाई है। पहले भी तो कई बार लाया हूँ। माई कहाँ कुछ बोलती है। पहले की बात और थी करण, तब हम बच्चे थे और अब। हाँ बोल, अब क्या? बोल ना माया, अब क्या बदल गया हम दोनों के बीच? कुछ नहीं, तू पागल का पागल ही रहेगा। माया भाग जाती है। करण मंद मंद मुस्कुराते हुए माया को जाता देखता रह गया। करण और माया का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। उनके इस मेल मिलाप पर कोई पैनी नजर गड़ाए था। वो था गांव के जमींदार का बेटा हरीश।
जिसे माया की सुंदरता अपना दीवाना बना रही थी। करण माया को जाते हुए देखता रहता है, फिर खेतों में पिता की मदद करने लग जाता है। हरीश, जिसे अपने से छोटे लोगों से सदा नफरत रहती है, पहले स्कूल में भी उसका माया से अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। तब उसे अपने आसपास करण और माया कतई बर्दाश्त नहीं होते थे। पर अब उम्र का तकाजा था। 16 वर्ष की उम्र में लड़के लड़कियों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावनाएं जागने लगती है। वही तीनों के साथ हो रहा था। हरीश को माया की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो उससे बात करने के लिए मिलने के मौके तलाश कर रहा था। हरीश जमींदार का बिगड़ेल लड़का था, जो एक बार ठान लिया वो हासिल चाहिए ही चाहिए। वो माया पर छुप छुप कर निगाह रखने लगा, कब और किस वक्त उसे माया अकेली मिलेगी तो वह उससे बात कर सके। एक दिन माया किशन को खाना देकर वापस आ रही थी और उस वक्त करण अपने घर गया हुआ था। हरीश ने माया का रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही है माया? जरा रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? कभी मुझसे भी बात कर लिया कर। हरीश माया से बेशर्मी से बोला। कुएं में गिरने जा रही हूँ, तू चलेगा साथ? और यह क्या रास्ता रोकने का नया नाटक है तेरा? वैसे तो कभी बात नहीं करता था, आज क्या हुआ? अरे अरे, तू तो गुस्सा होने लगी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, बेशर्मी से हंसते हुए हरीश ने कहा। माया वहां से चली गई। तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगा एक दिन माया। हरीश अचानक उसके सामने शोभा आकर खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ कमर पर रखकर हरीश से पूछती है, यह सब क्या चल रहा है हरीश? कहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। हरीश सफाई से झूठ बोल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख हरीश, तेरे पर ना सिर्फ मेरा हक है। ज्यादा चालाकी मत करना मुझसे, वरना बापू से सब बता दूंगी। अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है बापू के नाम से। हरीश घबरा कर बोला। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुझसे झूठ काहे बोलूंगा। अच्छा, चलता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। हरीश झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। हरीश के पिता होशियार और शोभा के पिता सोमपाल मिलकर कारोबार करते थे। इस कारोबार में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। शोभा के पिता के पास होशियार से कहीं ज्यादा संपत्ति थी। शोभा के पिता सोमपाल की पत्नी सोमवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए सोमवती के माता पिता की संपत्ति भी सोमपाल को ही मिली। उससे वो होशियार से ज्यादा धनवान हो गया। शोभा भी इकलौती संतान थी। हरीश 2 भाई और 1 बहन थे। बड़ा भाई बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज था। शहर पढ़ने गया और एक दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। इसलिए हरीश को होशियार ने शहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाने दिया था। बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। होशियार एक लालची किस्म का इंसान था, इसलिए उसने बचपन से ही हरीश और शोभा का रिश्ता पक्का कर दिया था। इसलिए शोभा उस पर अपना एकाधिकार समझती थी और बात बात में बापू की धमकी देकर हरीश को दबाती थी। होशियार की पत्नी हेमा ने हरीश को समझाते हुए कहा, अगर उसकी वजह से नाराज होकर सोमपाल ने यह रिश्ता तोड़ दिया तो उसके बापू से घर से निकाल देंगे। यही कारण था हरीश शोभा को देख कर सकपका गया था और सफाई से झूठ बोलकर वहां से निकल गया। प्यार सिर्फ माया और करण के बीच में जन्म ले रहा था। शोभा तो पिता के द्वारा तय रिश्ते को ही प्यार समझ रही थी। हरीश मतलब के लिए शोभा से अपनापन दिखा रहा था। हरीश शोभा को बहला कर चला गया था। शोभा गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से घर के लिए चली और रास्ते में अचानक से करण से टकराकर गिरने लगी तो करण ने उसे संभाल लिया। करण से आंखें मिलते ही शोभा एक क्षण के लिए सुध बुध खो बैठी। अजीब से एहसास दिल में हिलोरे लेने लगा। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? करण की आवाज से शोभा हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। करण वहां से चला गया, पर शोभा तब तक उसे देखती रही जब तक करण आंखों से ओझल नहीं हो गया। यह कैसा एहसास हुआ मुझे? ऐसा लगा जैसे मन में तरंगे उठने लगी थी। हरीश के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। कुछ तो बात है करण में।
तभी माया उसकी दीवानी हो रही है। इधर हरीश माया के पीछे पड़ा हुआ था, उधर शोभा के मन में करण का एहसास रोमांच जगाने लगा था। उसका मन फिर से करण को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। करण इस सब से बेखबर अपनी जिंदगी से खुश होकर गीत गा रहा था, साथ ही साथ बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा था। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है हुजूर तो पूरे मजनू बन गए हैं। सही कह रहा हूं ना करण? अरे महेश, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही हड़बड़ा कर करण बोला। महेश से करण हर बात शेयर किया करता था। वहीं एक अमराज था जिसे करण के दिल का हाल पता है। और बता, कहाँ तक पहुंची बात? माया ने कुछ कहा तुझसे? नहीं कहा तो कह देगी, आंखों में दिखाई देता है जो उसके मन में है। सुन करण, हरीश पर नजर रखियो, उसके ढंग सही नहीं लग रहे। माया का पीछा करता फिरता है। देखा है मैंने भी। मेरे होते हुए हाथ भी लगा कर देखे माया को, उसकी सब हेकड़ी निकाल दूंगा। तभी माया आती दिखाई देती है। लो आ गई, अब दोनों मिलकर गीत गाओ, मैं चलता हूँ। महेश माया को देखकर चला जाता है। क्या हुआ अचानक? तेरा मुंह क्यों लटक गया? अभी तो बड़ा बातें कर रहा था उस महेश से, मुझे देखकर चुप हो गया। मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो वापस जा रही हूँ। माया वापस जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही दौड़कर करण ने उसे पकड़ लिया। अरे रुक, तुझसे मिलने के लिए ही तो यहाँ पर आकर बैठता हूँ, और तू है कि मेरी बात सुने बिना ही चल दी। तो बोल क्या हुआ? वो हरीश के बारे में कह रहा था महेश। कल देखा उसने उसे तेरा रास्ता रोकते हुए। ओह, यह बात है। अरे उसे मैंने ही रोका था, बस उससे बात करने का मन हुआ तो। माया ने करण को छेड़ने के लिए झूठ बोला। यह तू क्या कह रही है? तूने क्यों रोका? तुझे पता नहीं कितना बेकार है वो। अरे वो तेरे लिए बेकार होगा, मुझे तो वो बड़ा ही सुंदर लगता है। लंबा है, गोरा है, पैसे वाला है। माया करण के चेहरे पर जलन के भाव देखकर बहुत खुश हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ क्या करने आई है? जा उसी के पास जा, वो लंबे गोरे के पास। करण नम होती आंखों को छिपाने की कोशिश करता हुआ घूम कर खड़ा हो गया। माया को करण की आंखों में आंसू देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे अरे तुम तो बुरा मान गए। ये कर्ण, माफ कर दे। कर्ण कुछ नहीं बोला। यह तो सही में गुस्सा हो गया। माया मन ही मन बोली। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। फिर वो उसे मनाने के लिए गीत गुनगुनाने लगी। यूं ही रूठे रहोगे तुम हमसे, जान निकल जाएगी। करण माया के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, फिर से ऐसा मत कहना, तुझसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। ओ करण। माया करण के गले लग जाती है। मुझे माफ कर देना। इधर शोभा करण से मिलने के बहाने ढूंढने लगती है। कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे याद आया, करण बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता है। हर जन्माष्टमी को मंदिर में करण ही बांसुरी बजाता है। वो दौड़कर सोमपाल के पास गई। बापू, बापू मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। ये क्या नई मांग लेकर आ गई? कोई बांसुरी बजाना नहीं सीखना, घर के काम सीख। माँ का हाथ बटाया कर घर के कामकाज में। सोमपाल के मना करने पर भी शोभा जिद लेकर बैठ गई कि बांसुरी सीखना है तो सीखना ही है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शोभा, यह कैसा हठ है? कौन सिखाएगा तुझे बांसुरी? गांव में किसे बांसुरी बजाना आता है? चल बाहर आ जा बिटिया रानी। सोमपाल ने बहुत कोशिश की पर शोभा बाहर नहीं आई। सुनो शोभा के बापू, मान जाओ शोभा की बात, सीख लेने दो बांसुरी। 17 साल की हो गई है, कुछ दिन में सासरे चली जाएगी, फिर मन की कर पाएगी क्या? एक ही तो औलाद है हमारी, कुछ कर वर लिया तो क्या करेंगे? शोभा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि माई की बातें सुनकर। इकलौती बेटी रही है, पैसों की कोई कमी नहीं रही, हर जिद पूरी हुई थी। आज तक यह कैसे न हो सकती? अच्छा बिटिया, तुम जीती हम हारे, अब बाहर आओ और बताओ कहाँ सीखना है तुम्हें बांसुरी। शोभा तुरंत दरवाजा खोलकर बापू के गले लग जाती है। मेरे अच्छे बापू। बस बापू, माई कुछ नहीं, सोमवती बोली। माई, तू तो शुरू से ही बहुत अच्छी है,
हमेशा मेरे दिल की करती है। बस बापू खड़ूस हो जाते हैं। फिर सब हंसने लगे। बापू, करण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मुझे भी बांसुरी सीखना है। कौन? वो किशन का बेटा। हाँ बापू। तू पागल हो गई है क्या? अब भी सोमवती तुम वही कहोगी जो ये कह रही है? एक जवान लड़के से यह बांसुरी सीखेगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? होशियार की अमानत है ये। उसको क्या जवाब दूंगा कि उसकी होने वाली बहू किसी दूसरे छोरे से बांसुरी सीख रही है? कौन किसको जवाब देगा भाई? क्या बात है, बड़ी बहस हो रही है। तभी होशियार आ जाता है। राम राम भोजी। क्या बात है शोभा बिटिया, क्यों परेशान है? सोमपाल सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात? अरे उस छोरे की क्या मजाल जो हमारी होने वाली बहू की तरफ आंख उठाकर देखे। सीखने दो शोभा को, पर उसे घर के भीतर ही बुलाना सिखाने के लिए, समझे ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद काका। मन ही मन शोभा बहुत खुश थी। घर पर ही रही सही, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त करण के साथ बिता सकेगी। सोमपाल ने किशन पर दबाव डालकर करण को घर भेजने के लिए मना लिया। करण शोभा को बांसुरी बजाना सिखाने लगा, पर वो तो सीखने की बजाय बस उसे ही देखती रहती। शोभा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे करोगी तो कल से मैं नहीं आऊँगा तुम्हें बांसुरी सिखाने। ध्यान इधर ही है करण। अच्छा फिर से बताओ कैसे पकड़ना है? शोभा को तो बहाना चाहिए था करण को पास रखने का। उसका पागल बढ़तापन जा रहा था, जिसकी भनक पता नहीं कैसे होशियार को हो गई। होशियार के यहाँ हेमा होशियार की चहलकदमी करते हुए देखकर डर से कांप रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तभी जीप रुकने की आवाज़ आती है। हरीश ही था, कहीं से आवारागर्दी करके आ रहा था। हरीश! होशियार क्रोध से चिल्लाए। अब मैंने क्या कर दिया जो चिल्ला रहे हो? तड़ाक! एक जोर का थप्पड़ हरीश के गाल पर पड़ा। सिहर गई हेमा। सारा दिन आवारागर्दी करते फिरते हो, एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुझसे? तेरे कारण सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकली जा रही है। पूरा दिन गांव की लड़कियों के पीछे मंडराते फिरते हो, उधर शोभा प्रेम की बंसी बजा रही है। कहाँ, किसके साथ? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताते तो तब जब घर में रहो। वो जो किशन का बेटा है ना करण, उससे बांसुरी सीखने की जिद किए बैठी थी, पर मुझे लगता है उस करण ने ही उसका दिमाग खराब किया है। इसमें किशन की कोई चाल दिखाई दे रही है। बांसुरी सिखाना तो बहाना है, मैं इस करण को तो छोड़ूंगा नहीं। हरीश बंदूक उठा के चलने को हुआ। रुक जा हरीश, कुछ गलत मत कर बैठना, वरना लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। लोग कहेंगे हमारी होने वाली बहू किसी और से प्रीत लगा रही है। पहले मुझे सोमपाल को भरोसे में लेना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तब तक तुम कोई गलती मत कर देना, वरना समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। होशियार का शक बेवजह नहीं था। 1 महीना हो गया था करण को बांसुरी सिखाते हुए, पर शोभा सिर्फ करण को ही देखती थी और उसे छूने की कोशिश में ही लगी रहती थी। बस अब मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक सीख लेता, पर मुझे लगता है मैं तुम पर व्यर्थ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कल से नहीं आऊँगा। सोमवती काकी, मैं कल से नहीं आऊँगा। शोभा बांसुरी बजाना कभी नहीं सीख सकती, वो बस वक्त बर्बाद कर रही है। चलता हूँ, राम राम। इतना सुनते ही शोभा गुस्से से लाल हो गई। हाँ, नहीं सीख सकती और मुझे सीखना भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। सुना तुमने? मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। तड़ाक! एक जोर का चाटा उसके गाल पर पड़ता है। सोमवती गुस्से में, तू क्या कह रही है? तुझे कुछ अंदाजा है? मेरी ही गलती थी, तेरी बात मैं मान गई। तेरे बापू जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मैं ही पागल उनकी बात नहीं मानी। करण शोभा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाता है। शांत हो जाओ काकी, ये गुस्से में आकर कुछ भी उटपटांग बोल रही है। तुम भी पागलपन मत करो शोभा, मैं माया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। यह कहकर करण वहाँ से चला जाता है। शोभा क्रोध से तिलमिला जाती है। सोमवती शोभा का यह रूप देखकर सदमे में आ जाती है। शोभा ऐसा कुछ करेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोमपाल को पता चला तो उसने शोभा को नज़रबंद कर दिया। उसके आदमी शोभा पर कड़ी नज़र रखे हुए थे,
इधर हरीश क्रोध से फनफनाता हुआ अपने बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे माया के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। माया अपनी सहेलियों के साथ पानी भरकर लौट रही थी। कर्ण से बदला लेने के लिए हरीश ने माया को सबक सिखाने का निर्णय लिया और जा पहुंचा उसके सामने। यह क्या बदतमीजी है हरीश, छोड़ मेरा रास्ता, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगी? कर्ण से कहेगी? जा कह दे जाकर, मैं भी तो देखता हूँ कौन क्या करेगा मेरा। हरीश माया का हाथ पकड़कर अपने बगीचे की ओर खींच कर ले जाने लगा। छोड़ मुझे हरीश, छोड़ दे मुझे, यह तू ठीक नहीं कर रहा, जाने दे मुझे हरीश। नहीं, आज तो कैसे भी नहीं बच पाएगी तू। कर्ण ने बहुत बड़ी गलती की है शोभा पर नज़र डालकर, उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। तब कर्ण को अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं हरीश, यह गलत है, कर्ण ने कुछ नहीं किया है, उसने सब बताया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है, वो शोभा है उसके पीछे पागल हो रही है। माया की सखियां भागकर कर्ण को हरीश के बारे में सब बता देती हैं। कर्ण माया को बचाने के लिए बगीचे की ओर भागता है, पर तब तक महेश वहां पहुंच चुका होता है। महेश माया को छोटी बहन की तरह प्यार करता है। वो उम्र में माया से 2 साल बड़ा था और पहलवानी सीख रहा था, तो शरीर से भी बलिष्ठ था। छोड़ दो माया को हरीश, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं छोड़ा तो? एक जोर का घूंसा हरीश के चेहरे पर पड़ा। बिलबिलाकर उसने तुरंत माया का हाथ छोड़ दिया। तब तक कर्ण वहां पहुंच गया। कर्ण, दौड़कर माया कर्ण से लिपट गई। कर्ण, माया को ले जा, मैं इसे सबक सिखा कर आता हूँ। महेश और हरीश में खूब हाथापाई होती है। हरीश ने आखिर महेश के आगे हाथ जोड़ लिए। गलती हो गई मुझसे, अब माया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। महेश उसे जाने देता है, फिर माया के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, जब तक तेरा यह भाई जिंदा है तब तक कोई भी तुझे छू नहीं सकता। जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। माया, तेरे लिए ये जान भी हाजिर है। भैया। माया महेश के सीने से लगकर रोने लगती है। धीरे धीरे 3 महीने निकल गए। सर्दी के दिन शुरू हो गए थे। सांझ हो रही थी। माया और कर्ण अलाव जलाकर गीत गुनगुना रहे थे। सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी एक साया पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ कर्ण, शोभा कर्ण से बोली। कर्ण से दूर रहना शोभा, उसने मुझे सब बता दिया है। उसकी तरफ आंखें उठाकर भी देखा ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। कर्ण, मैं मर जाऊंगी। देखो कर्ण, तुम्हारे लिए घर छोड़कर भाग आई हूँ, मुझे अपना लो कर्ण। माया की बात अनसुनी कर शोभा कर्ण से पागलों की तरह लिपटने की कोशिश करने लगी। पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ माया को प्यार करता हूँ और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम माया को इसलिए पसंद करते हो ना कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर है और मैं मामूली शक्ल सूरत की हूँ। कहते हुए उसने अलाव से जलती हुई लकड़ी उठा ली। यह क्या कर रही हो? शोभा, लकड़ी फेंक दो। लकड़ी फेंक दो, जल जाओगी। मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो। कर्ण चिल्लाया। नहीं कर्ण, मैं या माया, बोलो जल्दी, वरना मैं खुद को जला लूंगी। शोभा, यह प्यार नहीं पागलपन है, माया ने शोभा से कहा। ऐसे किसी को मजबूर करके प्यार नहीं किया जाता। शोभा कुछ सोचकर, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। कहाँ तुम इतनी सुंदर और मैं दिखने में साधारण, भला कर्ण मुझसे क्यों प्यार करेगा? और अचानक जलती हुई लकड़ी माया के ऊपर फेंक देती है। अब न यह सुंदरता रहेगी तेरे पास और न ही कर्ण। माया, कर्ण की चीख निकल गई। शोभा की फेंकी हुई जलती हुई लकड़ी से माया के कपड़ों में आग लग जाती है। आह कर्ण, बचाओ मुझे कर्ण। कर्ण फौरन आग बुझाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होगा माया तुझे। कर्ण बहुत जल रहा है। कर्ण माया को लेकर दवाखाने भागता है और शोभा खड़ी खड़ी हंस रही थी। हाँ, जब माया की सुंदरता ही नहीं रहेगी तब तो तुम मेरे पास आओगे कर्ण। शोभा वहां से लौट जाती है। कर्ण माया को दवाखाने ले जाता है। माया का आधा चेहरा जल गया था। माता दीन और रमा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था।
करण से माया का दर्द नहीं देखा जा रहा था। किशन और कला उसे ढाढ़स बंधा रहे थे। करण माया की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मंदिर में भगवान के सामने बैठा बड़े ही करुण स्वर में बांसुरी बजा रहा था। महेश बांसुरी की आवाज़ सुन करण के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर, करण संभालो खुद को, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें तो माया के पास होना चाहिए था। करण की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं महेश, मैं माया से नजरें नहीं मिला सकता। उसकी यह दशा मेरे कारण हुई है। मैं दोषी हूँ उनकी हालात का। फिर करण अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक देता है। करण, यह क्या पागलपन है? बांसुरी क्यों तोड़ दी? इन सब में तेरा कोई दोष नहीं है। तू यह बात दिल से निकाल दे। चल आ, माया के पास चलते हैं। थोड़ी देर में करण और महेश माया के पास दवाखाने में थे। माया दवा के असर से सो रही थी। उसका एक गाल और एक हाथ बुरी तरह जल गया था। काकी, डॉक्टर साहब क्या बोल के गए हैं? महेश ने पूछा। रामा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काकी चुप हो जाओ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, करण ने रामा को गले से लगाते हुए कहा। काकी, करण ने रामा को कहा, आप घर जाकर आराम करो, अब हम हैं यहाँ। रामा बोली, तुम ही तो थे करण माया के साथ, तभी तो उसकी यह, काश वो तुम्हारे साथ ना होती। रामा के मुंह से यह सुनकर करण सन्न रह गया। उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। यह क्या बोल रही है तू रामा? करण का क्या दोष है इसमें? उसने थोड़ी ही कहा था शोभा से माया की यह दशा करने के लिए। कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। माता दी ने रामा को डांटते हुए कहा। इसमें क्या गलत कहा जी? हमारी गलती थी जो माया को इससे मिलने पर रोक नहीं लगाई। हम यही सोचते रहे दोनों की जिंदगी भर साथ रहना ही है तो साथ हंसते खेलते रहें, पर यह मेरी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सका। माँ का हृदय अपनी बेटी की दशा देख व्यथित हो रहा था। उसने जाने अनजाने करण को फिर एहसास दिला दिया कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार करण ही है। माया को होश आने लगा था। करण, माया कहराती हुई करण को पुकारती है। माया, मैं यही हूँ तेरे पास, करण ने माया का हाथ पकड़कर कहा। रामा ने आकर करण के साथ हाथ से माया का हाथ अलग कर दिया और करण को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तुम जाओ यहाँ से। पर काकी, सुना नहीं? माया को छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण अब और कोई तकलीफ उसकी जिंदगी में आए। जाओ करण, चले जाओ यहाँ से। चल करण। मौके की नजाकत को देखते हुए महेश करण को लेकर वापस आ जाता है। करण कहने लगा, सही कहा काकी ने, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे माया से दूर ही रहना चाहिए। पागलों जैसी बातें मत कर। काकी दुखी है। एक माँ का हृदय अपनी बेटी की तकलीफ कहाँ बर्दाश्त कर पाता है। थोड़ा वक्त लगेगा, वह ठीक हो जाएंगी। करण घर में गुमसुम बैठा हुआ था। कला के लाख प्रयासों के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया तो किशन ने उसे माया का वास्ता देकर खाना खाने को मजबूर कर दिया। किशन उसे समझाने में लगा हुआ था, सब ठीक है, माया को कुछ नहीं हुआ है और हम कुछ होने भी नहीं देंगे। कला तमतमा के बोली, और चाहे तुम्हारे बेटे की जान चली जाए। है ना करण के बापू? माई, यह क्या कह रही है तू? करण अपनी माई से जोर से बोला। इसमें उसकी क्या गलती है? सही कह रही हूँ, माया के कारण ही उस शोभा ने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्या जरूरत थी माया को उस शोभा के मुंह लगने की? अगर वो जलती हुई लकड़ी से करण को जला देती तो? नहीं, अब तुझे कोई जरूरत नहीं है माया या और किसी छोरी से मिलने की। तू पागल हो गई है कला। उस मासूम को दोष दे रही है। वो खुद कितना कष्ट सह रही है। मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। किशन खाना छोड़कर चला जाता है। रामा और कला अपने अपने बच्चों की फिक्र में सही गलत को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। सोमपाल और होशियार ने दोनों परिवारों को धमका कर रखा था कि कोई पुलिस के पास गया तो उनके बच्चों की खैर नहीं। इस कारण उन्हें अपने बच्चों की सलामती का डर और डरा रहा था। माया के घाव भरने लगे थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। करण भी रामा के नहीं रहने पर वो माया से छुप छुप कर मिलता था। माया के जले चेहरे को देखकर उसके आंसू छलकने लग जाते थे। वो सफाई से उन्हें छुपा लेता था। क्या हुआ करण?
तू रो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बाहर हवा तेज चल रही थी तो आंख में कुछ चला गया शायद। माया तू आराम कर, 1-2 दिन में डॉक्टर साहब तुझे छुट्टी देने वाले हैं। माई बहुत नाराज है तुझसे, पर देखना मैं उन्हें मना लूंगी, बस एक बार ठीक हो जाऊं। माई वैसे भी ज्यादा दिन तुझसे गुस्सा नहीं रहने वाली है। करण जवाब में मुस्कुरा देता है। अब माया को कैसे बोले, काकी तो उसको देखते ही चेहरा घुमा लेती है। हाँ सब सही हो जाएगा, तू आराम कर, काकी के आने का वक्त हो गया है। जवाब में माया मुस्कुरा देती है। 3 दिन हो गए माया घर पहुंच गई थी। उसकी सखियों से उसके हालचाल पूछ रहा था करण। सीता तू मिली माया से? क्या कर रही थी माया? कैसी है अब? कुछ कहा उसने? सीता ने बताया करण को कि कैसे माया कल से दर्पण मांग रही है, कह रही है चेहरा देखना है। ज़्यादा तो न जला, पर काकी ने सारे दर्पण तोड़कर फेंक दिए हैं। ओह, पर कब तक छुपा पाएगी काकी? एक ना एक दिन तो माया के सामने उसके चेहरे की सच्चाई आ ही जाएगी। माई कहाँ है तू? माई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माई सच बता, तूने जानबूझकर सारे दर्पण तोड़ कर फेंक दिए हैं ना? बोलो माई, क्यों किया तूने ऐसा? टूटता तो एक दर्पण टूटता, पर सारे एक साथ कैसे? कुछ छिपा रही है क्या? मेरी शक्ल खराब हो गई? बोल ना माई, मुझे अपना चेहरा देखना है। ना बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है। दर्पण आंगन में लाकर साफ कर रही थी, इतने में तेज आंधी आई। मैं भागकर कपड़े समेटने लगी, इतने में तेज हवा से दर्पण टूट गया और बस, और कुछ नहीं हुआ। माया को समझाकर रामा तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दिया तूने? जरा भी दया ना आई तुझे उस मासूम पर? क्या कहूँ, कब तक छुपाऊं सच? सारे दिन दर्पण के सामने मटकती रहती थी, बन ठन के मेरी बच्ची। माया को माई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भीतर कोठरी में माता दीन ने उसकी शादी में देने के लिए बहुत सारे सामान धीरे धीरे इकट्ठे करके रख दिए थे। माया कोठरी में आकर बक्से में रखे नए बर्तनों में से एक नया थाल निकालकर उसमें अपना चेहरा देखती है। माई जोर से थाली गिरने की आवाज़ और माया की चीख सुनकर माता दीन और रामा दोनों दौड़कर अंदर आकर माया को बेहोश होते देखते ही सब समझ जाते हैं। माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पास में ही नया थाल पड़ा था। माया बिटिया आंखें खोलो, माता दीन उसे उठाकर बाहर कमरे में ले आया। रामा माया के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है। होश में आते ही माया अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। माता दीन उसे अपने सीने से लगाए हुए उसे चुप कराता रहता है। अब माया ने खुद करण से भी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पर दया दिखाए। करण माया से मिलने की बहुत कोशिश करता था, पर कभी रामा नहीं मिलने देती तो कभी माया खुद उसके सामने आने से कतराती थी। रामा ने माता दीन को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने एक दिन किशन तुमसे एक प्रार्थना है, बोलना माता दीन, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, वो मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ न आऊँ। आगे के शब्द माता दीन पूरे न कर पाया। देख माता दीन, मैं सब समझता हूँ, यह घाव जल्दी नहीं भरने वाले, पर किशन ने जो वादा किया है वो मरते दम तक निभाएगा। माया मेरे घर की बहू जरूर बनेगी, उसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े करूँगा। एक ना एक दिन भोजी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। माता दीन को सांत्वना देकर किशन वहां से उठकर चला जाता है। माता दीन डबडबाई आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है। इस बात को करीब 6 महीने होने को आए थे। शोभा अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी न तो सोमवती और न ही सोमपाल कोई उससे समझा पाया था। एक दिन होशियार और सोमपाल ने कड़ा फैसला किया कि शोभा की हरीश के साथ जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। शादी होते ही सारी हट अपने आप खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही शोभा तिलमिला उठी। शादी तो उसकी करण से ही होगी, करण नहीं तो मैं भी नहीं, और इतना कहकर आंगन में बने कुएं में छलांग लगा देती है। तुरंत सोमपाल के आदमी उसे बाहर निकालने लगते हैं और उनकी जान बच जाती है। सोमपाल अपनी बेटी की हट के आगे हार जाते हैं। होशियार को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। होशियार मन ही मन तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया। सोमपाल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आज कहीं का ना छोड़ा
शोभा ने हमें सोमवती। मन करता है जहर खाकर मर जाऊं। सोमपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर शोभा अपनी जीत पर खुशी के मारी नाच रही थी। अब जो होना था हो गया शोभा के बापू, सोमवती ने कहा। बस दुख इस बात का है, शोभा ने चुना भी तो किसको? एक किसान के बेटे को, जो कि उसके बाप के नाखून के बराबर भी नहीं है। वहाँ क्या खुश रह पाएगी? उसे वो सुख कहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलता था? 4 दिन भी नहीं निभा पाएगी। मेरा तो यह सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि गांव वाले क्या कहेंगे, सब हंसेंगे हम पर। काश भगवान यह दिन देखने के पहले ही मुझे उठा लेता। मैं एक अच्छी माँ ना बन पाई। सोमवती फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा सोमवती, सब नसीब नसीब का खेल होता है। सोमपाल कुछ सोचते रहते हैं, अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सोमवती, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सोमपाल सीधे होशियार के पास पहुंचता है। वहाँ होशियार और हरीश गुस्से में बैठे शराब पी रहे थे। होशियार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सोमपाल, आओ, आ जाओ। इसमें पूछने की क्या बात है? अभी कुछ बदल गया है क्या हमारे बीच? नहीं ना, होशियार ने उदार बनते हुए कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह बुरी तरह गुस्से से उबल रहा था। पर फिर भी एक आस जग गई थी सोमपाल को देखकर, इसलिए खुद पर काबू कर लिया था। हेमा, सोमपाल के लिए चाय नाश्ता ले आओ। और फिर हरीश को देखकर बोला, हरीश तुम जाओ बगीचे का कामकाज देखो। आजकल आदमी लोग ठीक से काम कर नहीं रहे हैं। हेमा चाय नाश्ते की व्यवस्था करने चली गई, हरीश को बाहर भेजकर। आप बता, कैसे आना हुआ? तुझे देखकर लग रहा है कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सही कहा ना मैंने सोमपाल? सही सोच रहे हो। मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, नहीं तो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वह लड़की। फिर क्या सोचा? यहाँ नहीं, भोजी ने सुन लिया तो सोमवती को खबर हो जाएगी। हेमा को आते देख सोमपाल ने इशारा किया तो होशियार ने बात बदल दी। तू चिंता मत कर, हमें किसी बात का खराब नहीं लगा। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। क्यों हेमा? हाँ भाई साहब, यह सही कह रहे हैं। शोभा हमारी भी बेटी है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, हेमा ने सोमपाल को समझाते हुए कहा। चल सोमपाल, आज तुझे शहर घुमाता हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। चल जल्दी, हमें आते रात हो जाएगी, तो किसी से भेजकर भोजी को खबर भिजवा देना हेमा, नहीं तो बेकार ही चिंता करेगी। होशियार और सोमपाल ने कोई बड़ी साजिश रची थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को कानों कान खबर न होने दी। दूसरे दिन सुबह किशन के घर पर सोमपाल अपने आदमियों को लेकर पहुंच गया। माता दीन और किशन के घर के आसपास ही थे। यह हलचल देख माता दीन भी किशन के घर पहुंच गया था। आप यहाँ? कुछ काम था तो बुलवा लेते। किशन कुछ अनिष्ट की आशंका में डरते हुए बोला। सोमपाल बोला, डरो मत किसना, हम तो अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए थे। सोमपाल ने दोनों हाथ जोड़कर किशन से कहा। सोमपाल बोला, डरो मत किसना, हम तो अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए हैं। सोमपाल ने दोनों हाथ जोड़कर किशन से कहा। क्या? किशन और माता दीन दोनों के मुंह से एक साथ निकला। ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? कहाँ आप और कहाँ हम? शोभा की शादी करण के साथ यह कैसे हो सकता है? करण और माया का ब्याह तय कर चुका हूँ मैं। अब मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। करण और माया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। करण भी शोभा से शादी के लिए कतई तैयार नहीं होगा। इस बात के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, यह नहीं हो सकता। चौधरी साहब, मेरी बेटी पर दया करो। आपकी बेटी ने वैसे ही उसका चेहरा खराब कर दिया है, कौन करेगा उससे शादी? माता दीन बोला। करण के बिना तो मुरझा जाएगी मेरी फूल सी बच्ची। आपकी बेटी को तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। तब तक रामा और माया, करण, कला सब वहाँ आ जाते हैं। यह पता चलते ही कि सोमपाल अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए हैं, माया की आंखों से आंसू बहने लगे। चेहरा जल जाने के बाद उसने करण से दूरी जरूर बना रखी थी, पर प्यार तो उसे भी जान से ज़्यादा करती थी। माया चुनरी से अपना आधा चेहरा ढके हुए थी। चेहरा जल जाने का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था।
करण से दूर होने के ख्याल से ही उसके मासूम चेहरे पर उदासी छा गई थी। सोमपाल किशन के मुख से मना सुनकर मन ही मन क्रोध से उबल रही थी, पर ऊपर से मुरझाई सूरत लिए थे। देखो किशन, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो जो चाहती है वो तो मैं उसे दिला ही देता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो आपकी बेटी ने चाहा तो आप लेने आ गए। करण गुस्से में बोला, आज माया की जो हालत है उसके लिए आपकी बेटी ही जिम्मेदार है। मैं आपकी बेटी से नफरत करता हूँ और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करण, शांत हो जा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कला बीच में ही करण को टोक देती है। सोमवती आगे बढ़कर कला के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी मर जाएगी, उसकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। इस बात का कला कुछ न बोली। उसकी चुप्पी रामा को खटक गई और वो माया का हाथ पकड़कर घर की ओर आ गई। रामा करण से नाराज थी, पर दामाद के रूप में वो करण को ही चाहती थी। माया की खुशी भी करण के साथ ही थी और वो भी जानती थी कि अब कोई भी उसकी जली हुई बेटी से ब्याह नहीं करेगा। कला की चुप्पी से उसके दिल में डर सा बैठ गया था। मुझे पता ही था कला के मन में लालच आ जाएगा। आखिर पैसे वालों का घर का रिश्ता जो है। मन ही मन बड़बड़ाती हुई रामा की आंखें नम हो गई थी। रामा माया को गुमसुम सी एक कोने में बैठकर करण के साथ बिताए हुए सुनहरे पल याद कर करके अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही थी। किशन की मना सुनकर अब सोमपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? करण बोला, हाँ, और मरते दम तक नहीं बदलेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कल तक विचार कर लो और मुझे बता देना अपना फैसला। मैं कल फिर आऊँगा। चल सोमवती। सोमपाल अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। किशन सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे मालूम है कि सोमपाल चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ खुरापात जरूर करेगा। माता दीन भी वही सोच रहा था। अब उसे माया की चिंता सताने लगी थी। उसके मन में डर बैठ गया था, कहीं सोमपाल अपनी औलाद के मुंह में माया के साथ। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ माता दीन? माता दीन सोच के दायरे से बाहर निकलकर, वो मैं कुछ नहीं, मुझे माया की फिक्र हो रही है किशन। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए माया को कोई छू नहीं सकता काका, महेश ने घर में घुसते हुए कहा। माया को मैंने बहन माना है, कोई हाथ तो लगाए उसे। हाँ काका, माया मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन तो जो हुआ वो अचानक हुआ था, अब कोई माया को हाथ तो लगाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, करण ने कहा। और जो तुझे कुछ हो गया तो तेरे माई बापू का क्या होगा, यह सोचा है कभी? माया माया, जब देखो एक ही माला जपते हो, दोनों बाप बेटे। माता दीन से कला वहां से जाने को कह देती है। माता दीन भैया, जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। और करण, तू घर के अंदर चल, अब कहीं ना जाएगा तू। महेश, तुम जाओ अपनी बहन की पहरेदारी करो जाकर। कला का व्यवहार देखकर माता दीन भी हारे हुए जुआरी की तरह घर लौटकर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे वो मन ही मन भगवान से माया की खुशियां मांग रहा हो। रामा चाय बना लाई और उसके पास बैठ गई। लो चाय पियो, क्या सोच में पड़े हो? कला भोजी के बारे में सोच रहे हो ना? सही बताऊं माया के बापू, कला भोजी की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखो ना, चौधरी की बात का एक बार भी विरोध नहीं किया, उल्टा करण को ही चुप कराने लगी। महेश को भी भगा दिया उन्होंने। ये ठीक नहीं कर रही हैं। करण के कारण ही हमारी माया मरते मरते बची है। जिंदगी खराब हो गई है माया की। हाँ रामा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि करण से माया की शादी न होने देगी कला भोजी। डर इस बात का है कि चौधरी कभी शोभा की खुशी के लिए हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाने लगे। ये क्या कह रहे हो तुम माया के बापू? करण शादी के लिए मना कर रहा है, उसमें बेचारी माया का क्या दोष है? माया थोड़े ही बीच में कुछ बोली जाकर। बेकार की चिंता कर रहे हो रामा, तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात नहीं आने वाली। झुंझलाकर माता दीन बोला, जाकर अपना काम कर। माया कहाँ है? रोते रोते सो गई है भीतर अपने कमरे में। अच्छा है सो गई है, उठेगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं खेतों में जा रहा हूँ,
अच्छे से घर बंद कर ले, माया को बाहर मत निकलने देना। माता दीन इतना कहकर खेतों में चला गया। उधर किशन के यहाँ कला गुस्से में करण और किशन से झगड़ रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आता करण के बापू, तुम्हें करण प्यारा है या उससे ज़्यादा वो तुम्हारा दोस्त माता दीन? तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे साक्षात लक्ष्मी जी घर चल कर आ रही है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? माई, यह क्या लगा रखा है तूने? बिना बात जाने समझे कुछ भी बोले जा रही है। अचानक तुझे काका और माया से इतनी नफरत होने लगी कि तुमने उन्हें घर से भगा दिया। माई, तू इतनी पत्थर दिल हो सकती है, मैंने कभी ना सोचा था। हाँ, भगा दिया। तुझे अपनी माँ की भावनाओं की परवाह नहीं है। जब देखो माता दीन और माया के अलावा कोई और नाम नहीं लेता है। एक बात कान खोलकर सुन ले करण, मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी कहाँ होगी और किससे होगी। तू भी सुन ले कला, करण की शादी माया से ही होगी। इसके लिए मुझे चौधरी की दुश्मनी सहनी पड़े तो सह लूँगा। किशन गुस्से में आकर कला से बोला, ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो करो दोनों का ब्याह, पर मेरे मरने के बाद। माई, करण तड़प कर बोला, यह कैसी जिद है तेरी? मैं माया से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। कला, तू लालच में अंधी हो गई है। अरे शोभा सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए करण से ब्याह करना चाहती है। उसे करण से प्यार होता तो चुपचाप उसके रास्ते से हट जाती, यूं जिद में माया की जिंदगी ना बर्बाद करती। करण उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। तुझे करण की खुशियां दिखाई नहीं दे रही? दे रही है जी, इसीलिए बोल रही हूँ। चौधरी को हाँ कर दो, इकलौती बेटी है शोभा, हमारे बेटे के भाग्य खुल जाएंगे। किसानी में क्या मिला और क्या मिलेगा तुम भी जानते हो। ये कभी नहीं होगा माई। मुझे उस शोभा की शक्ल से भी नफरत है। ऐसी दौलत किस काम की है माई, जिसे पाकर इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। इस ब्याह यह ब्याह तो अब होकर ही रहेगा, यह मेरा फैसला है और तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कला के मन में सोमपाल की दौलत का लालच आ गया। उसने ठान लिया अब शोभा से ही करण की शादी होगी। इतनी सारी दौलत का अकेला वारिस होगा करण। इंसान के मन में लालच जाग जाए तो वो अपनों को भी दुख देने लगता है। करण माई के फैसले से बहुत दुखी था। अनजाने डर से उसका दिल डरने लगा। वो माया को भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर माई की धमकी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। किशन भी कला को के बदले रूप से अचंभित रह गए थे। जैसे जैसे दिन ढल रहे थे वैसे वैसे ही अनजाने डर से धड़कनें तेज होने लगी थी। सोमपाल सोमवती के साथ घर लौट आया था। शोभा उनका घर पे इंतजार कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि वहां पर क्या बात हुई है। वो तुरंत पानी लेकर सोमवती के पास आई। माई, पानी। बापू, आप भी पानी पी लो। तू पानी क्यों लाई है? घर के सारे नौकर मर गए क्या? रामू, मुरली, कहाँ मर गए सबके सब? जी मालिक। रामू और मुरली दोनों सोमपाल की आवाज़ सुनकर थर थर कांपने लगे। हमारी बिटिया हम लोगों के लिए पानी लेकर आई है और तुम सब देख रहे हो। इसकी तनख्वाह देते हैं तुम दोनों को। आज के बाद फिर ऐसी गलती हुई तो खाल खींच लूँगा तुम लोगों की। अब जाओ यहाँ से। पर बापू, मैंने ही। नहीं बिटिया, कोई भी कारण हो, इन नौकरों के होते हुए तू काम करे या कोई भी तेरे दुख की वजह बने तो सोमपाल जान ले लेगा उसकी। सोमवती, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। बापू के जाने के बाद शोभा ने सोमवती से सोमपाल के गुस्से के वजह पूछी। माई, क्या बात हुई? वो लोग नहीं माने क्या? सोमवती ने नहीं का इशारा किया पर कुछ कहा नहीं। शोभा तिलमिला उठी। यह सब उस लड़की माया के कारण हो रहा है माई। अगर मेरा ब्याह करण के साथ ना हुआ तो मैं उस माया को जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते बिटिया, सोमवती ने शोभा को टोकते हुए कहा। तेरी खुशियों के लिए तेरे बापू कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तेरा ब्याह करण से ही होगा। पर माई, कैसे? सोमवती जवाब में बोली, तू शांति रख और जा सुनार को बुलावा भेज दे। जेवर भी तो बनवाने हैं। शोभा को बहलाते हुए सोमवती बोली, तू फिक्र ना कर, सब सही हो जाएगा।
सोमपाल हवेली से निकलकर सीधे होशियार के पास गया और उन्हें आगे क्या करना है सारी बातें समझाकर वहां से कहीं और चला गया। कोई तो कारनामा करने की सोच रहे थे सोमपाल, जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दे रहे थे। आज की रात बहुत भारी थी, किसी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। माया और करण एक दूसरे से बिछड़ने के दुख से बेहाल हो रहे थे। माता दीन और रामा माया के दुख से दुखी हो रहे थे। किशन को भी नींद नहीं आ रही थी। कला चैन की नींद सो रही थी, शायद दौलत के सपनों में जो खोई हुई थी। आंखों ही आंखों में रात बीत गई। कला बहुत बेचैनी से चौधरी का इंतजार कर रही थी। करण की पीड़ा से ज्यादा उसे चौधरी की दौलत की चाहत थी। माई, तेरा आखिरी फैसला है? करण ने पूछा। किस बारे में? कला ने अनजान बनकर पूछा। ब्याह के बारे में। माई, मैं शोभा से ब्याह नहीं करना चाहता। तू कई बार कह चुका है और मेरा जवाब भी सुन चुका है। अब काम करने दे, जा यहाँ से, कला ने कहा। ठीक है, तो फिर एक बात सुन ले माई, इस जिंदगी में तो मेरे दिल पर माया का नाम लिखा है। शोभा से ब्याह के लिए यह शरीर ही नहीं रहेगा तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर करण घर से चला गया। कला करण की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। यह क्या कह रहा है करण? कहाँ जा रहा है? रुक करण, करण रुक जा, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। पर करण मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से चला जाता है। माया आंगन में खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। करण को जाते देख घबरा गई। हे भगवान, कहीं करण कुछ गलत ना कर ले। माई, मैं सीता के पास जा रही हूँ। माया घर से निकलकर सीधे महेश के अखाड़े में जा पहुंची। महेश भैया, कहाँ हो? क्या हुआ माया? तू यहाँ कोई परेशानी है क्या? माया उन्हें कला और करण के बीच में हुई सारी बातें बताती है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं करण ने कुछ गलत कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, बस सलामत रहे, उसकी खुशी देखकर मैं जी लूंगी। इतना कहकर माया रोने लगी। ना रो माया, महेश ने माया के आंसू पोंछते हुए कहा। मैं अभी जाकर देखता हूँ करण कहाँ है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तू घर जा, मैं अभी आता हूँ। महेश करण को ढूंढने के लिए सबसे पहले वहीं जाता है जहां करण और माया मिला करते थे। वहां करण को ना पाकर महेश वापस लौटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी, जो नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। महेश ने करण का पीछा किया। उसने करण को आवाज़ लगाने की गलती नहीं की। करण बहुत दूर था। महेश को मालूम था कि यदि उसने आवाज़ लगाई तो करण यहाँ से भाग जाएगा। महेश जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद करण नदी के किनारे खड़ा किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम? हाँ, मैं, महेश बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं कायरों की तरह मुंह छुपाकर भागने का इरादा तो नहीं कर लिया? हाँ महेश, शोभा से ब्याह करने से बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझ तक पहुंच न सके। मैं माया के बिना जी नहीं सकता। आंखों में दर्द छलक उठा था करण के। काश हम जल्दी 18 साल के हो जाते तो हमारी शादी भी हो जाती, फिर हमें यूं दूर न रहना पड़ता। करण उदास होकर बोला। तू ये सारी बातें छोड़, अभी घर चल, महेश ने कहा। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, करण ने कहा। यह तेरा आखिरी फैसला है? महेश ने पूछा। हाँ, करण बोला। और अगर तुझे ना पाकर चौधरी ने माया या उसके परिवार को कुछ कर दिया तो तू क्या करेगा? कभी सोचा है? तेरा एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इधर महेश करण को घर लौटने के लिए मनाने में लगा था। घर पर किशन, कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं करण को, सारे गांव में देख आया हूँ। कितना समझाया था तुझे कला, तू ना मानी। अगर करण को कुछ भी हुआ तो सारी जिंदगी तेरी सूरत नहीं देखूंगा। तभी चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? करण कहाँ है? माना कि नहीं शादी के लिए? किशन बोला। नहीं चौधरी साहब, करण गुस्से में कहीं चला गया है। मैंने हर ओर देख लिया पर कहीं ना मिला। क्या? चला गया? कहाँ चला गया? अब तुम दोनों हमसे चाल चलोगे?
जल्दी बताओ कहाँ छिपा कर रखा है करण को। हम सही कह रहे हैं चौधरी साहब, पता नहीं छोरा कहाँ गया। किशन रोने लगा। सोमवती कला से बोली, देखो कला, सही बता दो करण कहाँ है। शोभा के बापू अपनी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्यों उनको गुस्सा दिला रहे हो तुम दोनों? हम सही कह रहे हैं, करण आज सुबह सुबह ही मुझसे गुस्सा होकर कहीं चला गया है। कह रहा था माया नहीं तो कोई और भी नहीं, कला ने रोते हुए कहा। गुस्से में बौखलाया सोमपाल अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को पकड़कर हमारी पुरानी हवेली में ले चलो। करण जहाँ कहीं भी होगा अपने आप आएगा। और हाँ, उस माया को भी उठा कर ले जाना। आज उसका भी हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। मेरी बेटी की खुशियों के बीच दीवार बनी हुई है। फिर मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे नहीं होती। सोमपाल अपने आदमियों को आदेश देता है कि सबको पुरानी हवेली ले चलो, और गुस्से से बौखलाया सोमवती को लेकर वहाँ से अपने हवेली लौट जाता है। रास्ते में सोमवती पूछती है, शोभा के बापू अगर करण नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सोमपाल बोला, तो हम क्या करेंगे? अरे नामो निशान मिटा देंगे दोनों परिवारों का, अगर उनके कारण शोभा का दिल टूटा तो। सोमवती अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब शोभा के बापू शोभा की शादी करण से ही करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हवेली पहुंचकर सोमवती ने शोभा को सारी बातें बताई। अब तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बिटिया। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया तेरे बापू तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। शोभा खुश होकर, बापू, मेरे अच्छे बापू, सोमपाल के सीने से लग गई। सोमपाल ने कुटिल मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस बिटिया, ऐसे ही मुस्कुराती रहना हमेशा। किशन के यहाँ छोड़ दो हमें, हम सही कह रहे हैं, हमें करण के बारे में कुछ नहीं पता। किशन ने चौधरी के आदमियों से छूटने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किशन और कला को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दो लोग मातादीन के घर में घुसकर माया को जबरन बाहर खींचने लगे तो रामा लाठी लेकर सामने आ गई। छोड़ दो मेरी बेटी को। माँ की ममता काली बनकर उन लोगों से मुकाबला करने लगी, यह जानते हुए भी कि वो उन्हें रोक नहीं सकती, फिर भी उसने उनसे उलझ गई। माया, भाग जा यहाँ से। पर माई तू, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, पर तुझे कुछ हो गया तो जा यहाँ से, रामा बोली। पर थी तो वह एक कमजोर दुबली पतली काया की औरत, कहाँ रोक पाती उन हट्टे कट्टे आदमियों को। माया के भागने से पहले ही उन लोगों ने रामा को पकड़ लिया। उसको भी साथ ले चलो, चौधरी साहब देख लेंगे इसका क्या करना है। किशन और कला के साथ सोमपाल के आदमी रामा और माया को भी उनके घर से जबरन पकड़कर पुरानी हवेली लेकर चले गए। आस पड़ोसी सारे घटनाक्रम को मूक बने देख रहे थे। कोई भी चौधरी के डर के मारे बाहर निकल कर नहीं आया। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, एक पड़ोसी ने अपना छोरे को मातादीन को बुलाने के लिए भेज दिया। बेटा जा, जल्दी मातादीन भैया को बुला कर ला। सोमपाल के आदमी सबको पकड़ ले गए हैं, उन्हें बताना पड़ेगा, जा भाग कर जा। लड़का मातादीन को बुलाने भागता है तो रास्ते में उसे महेश और करण दिखाई देते हैं। करण भैया, करण भैया, क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है भैया। चौधरी साहब आए थे घर पर, काका ने बताया उन्हें आप गुस्से में कहीं चले गए, मिल नहीं रहे, तो वो उनकी बातों को झूठा समझकर बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में काका काकी को पुरानी हवेली में उठाकर ले गए। क्या? करण और महेश के मुंह से एक साथ निकला। हाँ भैया, और तो और वो लोग माया दीदी और रामा काकी को भी साथ में ले गए। हाँफते हुए लड़का बोला। यह तो होना ही था, महेश ने कहा। देखा करण, वही हुआ ना जिसका डर था, इसलिए तुझे इतनी देर से समझा रहा था कि घर चल। मुझे पता ही था तुझे घर पे ना पाकर वो चौधरी तेरे घर वालों को और माया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो तुम महेश, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी एक गलती की सज़ा मेरे परिवार के साथ साथ मेरी माया को भी भुगतनी पड़ रही है। अब बातों में वक्त मत बर्बाद कर,
चल जल्दी। हाँ भैया चलो। सुन छोटू, करण ने छोटू से पूछा, माता दिन काका को नहीं पता ना इस बारे में, क्योंकि मैंने सुबह उन्हें खेत में काम करते देखा था। नहीं भैया, उन्हें नहीं पता। बाबू ने मुझे माता दिन काका को ही बुलाने भेजा था। मुझे आप लोग दिखे तो आपको बताने आ गया। मैं काका के पास जा रहा हूँ। आप लोगों को बाबू ने बुलाया है, घर पर पहले उनसे मिल लेना। ठीक है, मैं चला। माता दिन खेतों में हल जोतने में मगन था। माता दिन काका, ओ काका, घर चलो जल्दी। चौधरी के आदमी जबरन माया दीदी और काकी को पकड़ कर ले गए। बाबू ने बुलाया है, जल्दी। माता दिन यह सुनते ही तेजी से घर की ओर दौड़ा। करण और महेश छोटू के यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी ही देर में माता दिन भी भागता हुआ छोटू के यहाँ पहुँच गया। हमें यहाँ क्यों बुलाया है मोहन काका? अब तो बताओ। अब तो काका भी आ गए हैं। बताता हूँ, पहले माता दिन को सांस तो लेने दो। छोटू, पानी पिला दे सबको। छोटू घर के अंदर जाकर सबको पानी पीने के लिए देता है। तो सुनो, तुम लोगों को सोमपाल से डरने की जरूरत नहीं है। उसको करण मिल जाएगा तो वो किशन और कला को छोड़ देगा। इसलिए तुम लोग केवल यह सोचो कि इस शादी से कैसे बचा जाए। और रही बात माया की, उसे तो महेश लेकर आएगा, वो भी सोमपाल की आंखों के सामने। वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ करण, काका सही कह रहे हैं। माया के लिए तुझे जान भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दूंगा, वह पर अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। महेश बोला। जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी महेश, अब माता दिन बोला, क्योंकि सोमपाल तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। अब तुम भी माया और रामा को वहीं से निकाल सकते हो। मैं जाऊंगा तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी। यह कैसे संभव है काका? करण ने पूछा। वो लोग महेश को क्यों कुछ नहीं करेंगे? आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो? मुझे कारण जानना है। हाँ, और मुझे भी, महेश बोला। तो सुनो, यह राज सिर्फ हमारी पीढ़ी को पता है कि महेश होशियार का बड़ा बेटा है। महेश की माँ की सारा गांव बहुत इज्जत करता है, इसलिए उनकी दी कसम आज तक सारा गांव निभा रहा है। पर अब समय आ गया है कि महेश सारी सच्चाई जाने। उसकी माँ मोहिनी होशियार की पहली पत्नी है। इस गांव के जमींदार देवी सिंह के 2 संतानें थी। एक उनकी लाडली बेटी मोहिनी देवी और दूसरा किशन। क्या? महेश और करण के मुंह से एक साथ निकला। यह क्या कह रहे हो काका? मैं और करण भाई हैं? करण मेरे मामा का बेटा है? यह कैसे हो सकता है? माई ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। बताता हूँ, सुनो। देवी सिंह ने बड़े धूमधाम से अपने बेटी की शादी होशियार के साथ की थी। होशियार के पिता का जो कारोबार था, देवी सिंह भी वही कारोबार करते थे। देवी सिंह जी जितने नेकदिल इंसान थे, होशियार और उनके पिता हरिपाल उतने ही चालाक। हरिपाल की कमाई देवी सिंह से कम थी। शादी होते ही दोनों बाप बेटे के मन में लालच आ गया, कैसे भी सब अपने नाम करना है। धीरे धीरे कारोबार में घाटा दिखाते तो कभी कोई परेशानी, बार बार मोहिनी देवी को वापस गांव भेजने लगे। आखिर देवी सिंह ने होशियार को उनके साथ उनकी हवेली में रहने को कह दिया। होशियार और उनके पिता तो यही चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे कारोबार को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हर नुकसान के पीछे किशन को दोषी करार दिया जाता। सब समझ में आने लगा था देवी सिंह को। हवेली और कारोबार के विश्वास पात्र लोगों पर चोरी के आरोप लगाए जाने लगे, उन्हें निकाला जाने लगा। तो इस बार देवी सिंह ने बड़ा फैसला ले लिया। कुछ दिनों के लिए होशियार कहीं बाहर गए हुए थे, तो देवी सिंह यानी करण के दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी की पहली संतान और किशन की पहली संतान के नाम कर दी। तब तुम दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था। साथ ही यह भी लिखा कि अगर इनके दोनों को कुछ भी हुआ तो सारी संपत्ति किसी अनाथालय को दे दी जाएगी। तुम्हें याद है महेश, तुमने कुछ दिनों पहले हरीश को पकड़कर मारा था। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मार खाकर चुप बैठ गया? नहीं, उसे होशियार ने सच्चाई बताकर रोका होगा। और सोमपाल इतनी आसानी से करण से रिश्ता जोड़ने को तैयार है, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी से मजबूर हो गया? नहीं, वो होशियार से भी जहरीला इंसान है। कुछ तो चल रहा है उसके मन में। पर काका, माँ ने यह बात क्यों छिपाई रखी? और क्या कारण था इन सब के पीछे? किशन मामा क्यों इतनी गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह भी होशियार है।
कुछ दिनों से ही उसको पता चल गया था कि वसीयत बन चुकी है और उसके हाथ में सब निकल चुका है। उसने हवेली में शराब और शबाब का तमाशा शुरू कर दिया। बिना कारण मोहिनी देवी पर अत्याचार। किशन कुछ बोलते तो मोहिनी रोक देती, चुपचाप अपनी पत्नी धर्म निभाती रहती। देवी सिंह को यह सब देखकर आघात लगा। वो इस दुनिया से चले गए। पिता की मृत्यु के बाद किशन से बहन पर अत्याचार देखे नहीं जाते थे। एक दिन उसने होशियार से कहा, देखो होशियार, तुम सारी दौलत पर मजा करो, हम कभी भी तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, पर अब मोहिनी को सताना छोड़ दो। वसीयत हमारे नाम नहीं है जो हम तुम्हारे नाम कर पाएं, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चे का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तुम सारी दौलत पर राज करो, पर बहन को खुश रखो। मैं यह हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, अब कभी लौटकर नहीं आऊँगा। किशन ने उस दिन के बाद मेहनत मजदूरी करके यह घर बनाया, शादी की, और इस विषय में कला को भी कुछ नहीं बताया। कला पास के ही गांव की लड़की थी। मैंने ही शादी करवाई थी किशन के साथ। किशन के हवेली छोड़ने के बाद मोहिनी बहुत ही उदास रहने लगी थी। महेश का जन्म हो चुका था। एक दिन रामा की बहन हेमा की शादी का मंडप सजा था। बारात आ चुकी थी। हेमा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। बीच शादी में घुसकर होशियार ने बंदूक की नोक पर जबरन हेमा से शादी करके हवेली ले गया। मोहिनी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी क्षण हवेली छोड़ने का फैसला ले लिया, होशियार से इस वादे के साथ कि वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा, ना ही वो कभी अपने बेटे को इसकी सच्चाई बताएगी। इसलिए होशियार तुझे और महेश को कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को कुछ हुआ तो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। तुम लोगों को सारी सच्चाई बताकर मैंने सचेत कर दिया है। अब क्या करना है और कैसे करना है, ये तुम दोनों को ही तय करना है। अब देर मत करो, माया को कुछ हो इससे पहले वहां पहुंचो, जल्दी जाओ। ठीक है काका, हम लोग हवेली जा रहे हैं, आप माई को यहाँ ले आओ। वो अकेली है घर पर, कहीं पीछे से कोई उन्हें कुछ कर ना दे। महेश ने मोहन से कहा। माता दीन बोला, मैं जाता हूँ उनके पास, तुम दोनों जाओ। अब मोहिनी बहन हमारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी बहन माया को बचाओ, मैं उनके पास जाकर उन्हें कहीं और ले जाता हूँ। सब वहां से निकल गए, इस बात से अनजान कि यह जाल सोमपाल का फैलाया हुआ था और सब उसमें एक एक कर फंस रहे थे। तीनों को निकलते ही सोमपाल ने बाहर आकर मोहन के हाथों में नोटों की गड्डियां फेंकी। शाबाश मोहन, बहुत बढ़िया तरीके से महेश और करण को सच्चाई बता दी तुमने। अब मोहिनी देवी को कब्जे में लेकर शोभा और महेश की शादी करवाऊंगा। किशन को इतना मजबूर कर दूंगा कि करण भी अपने हिस्से की संपत्ति शोभा के नाम कर देगा। फिर होशियार और उसका भिखारी बेटा हरीश सड़कों पर होगा, मेरी बेटी सारी दौलत की अकेली मालकिन। हा हा, और हंसता हुआ वहां से चला गया। इधर माता दीन जैसे ही मोहिनी देवी के यहाँ पहुंचा, पहले से मौजूद सोमपाल के आदमी दोनों को पकड़कर हवेली ले गए। अब सब आमने सामने थे। सोमपाल ने कहा, अब बोलो करण, क्या फैसला है? पहले बताओ माई बापू कहाँ हैं और रामा काकी और माया को क्यों पकड़ कर लाए? उनकी क्या गलती है? करण ने सवाल किया। अभी तक तो सब अच्छे हैं। अगर तूने अपने माता पिता और माया की जिंदगियां बचानी हैं तो शोभा से विवाह करना होगा, नहीं तो इन तीनों को मरते हुए देखने के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चौधरी। महेश चिल्लाया। क्यों नहीं करूँगा और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुझे, महेश बोला। तब तक मोहिनी और माता दीन भी वहां पहुंच गई। अब भी रोकोगे? हाँ हाँ, हंसते हुए महेश से सोमपाल ने कहा। माई को छोड़ दे चौधरी। सोमपाल आदमियों को इशारा करता है। वो माता दीन और मोहिनी को वहां से ले जाते हैं। चौधरी छोड़ दो इन सबको, महेश ने चौधरी से कहा और वह चौधरी के आदमियों को मारने लगा। करण ने महेश को मारपीट करने से रोक दिया। रुक जा महेश, तुझे मेरी कसम, रुक जा मेरे भाई, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। हम गुस्से में आकर किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। महेश रुक गया। करण ने चौधरी से कहा, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। बहुत बढ़िया करण, वैसे तुम हो बड़े समझदार। सोमपाल खुश होकर बोला। अपने आदमियों से बोला, जाओ घर से सबको यहाँ आने को कहो और पंडित जी को भी साथ ले आना।
एक आदमी को होशियार को बुलाने के लिए भेज देता है। जाओ, होशियार से कहो शादी की तैयारी शुरू होने वाली है। करण के माता पिता को पकड़कर ले आओ, इसे शादी के लिए तैयार करो। और हाँ, इस महेश को इसकी माँ के पास पहुंचा दो, गोदी में बैठ जाए जाकर अपनी माँ के। ध्यान रहे भागने की या कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना महेश, वरना करण के माता पिता को मेरे आदमी गोली मार देंगे। महेश को भी वहीं कैद कर दिया जहां उसके माँ और माया का परिवार था। महेश भैया, माया रोते हुए पूछा, करण ठीक है ना महेश भैया? हाँ माया, करण ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, पर मैं चाहकर भी यह शादी न रोक सका। मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। दुखी मत हो भैया, आप सभी सलामत रहे यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं किसी की ज़िंदगी खतरे में डालकर अपनी खुशियाँ नहीं चाहती। माया सही कह रही है महेश, खुद को दोष मत दो, मोहिनी देवी ने महेश से कहा। माई, तूने मुझसे सच क्यों छुपाया? कौन सा सच महेश? मोहिनी ने महेश से पूछा। मेरी पहचान का सच माई। आप सारी जिंदगी यही कहती रही कि मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। सही कहा है मैंने, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, यह बात हमेशा याद रखना। मोहिनी देवी ने गुस्से में आकर महेश से कहा। ये झूठ है माई, सब झूठ। मेरे पिता होशियार हैं, है ना माई? और किशन काका मेरे सगे मामा। क्या? माया और रामा दोनों के मुंह से आश्चर्य से निकला। आप ठकुराइन हो? करण आपका भतीजा है? माता दीन को चुप देखकर रामा ने पूछा। आप चुप हैं? क्या आप जानते थे ये सब? आपने हमें इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? माता दीन चुप रहा। मोहिनी समझ गई थी अब महेश से झूठ बोलना मुश्किल है। हाँ, वो तेरे मामा हैं, बहुत कष्ट सहे हैं उन्होंने हमारे लिए, अपना सुख अपनी खुशियाँ दान कर दी थी। एक तेरा पिता जिसने अपनी अय्याशी के लिए अपनी पत्नी और बेटे को अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मैं तुझे उसकी छाया से दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके बारे में तुझे कुछ न बताया। और किशन मामा हैं तेरे, मैं नहीं जा चाहती थी कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बहन और उसके बच्चे को संभालने में ख़त्म कर दे। मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि अगर वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो हमसे रिश्ता ख़त्म करना होगा, तभी मैं इस गांव में रुकूंगी, नहीं तो कहीं और चली जाऊंगी। भैया ने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझसे दूर हो गए। महेश को सच्चाई बताकर मोहिनी रोने लगी। महेश ने माँ को सीने से लगाकर कहा, रो नहीं माई, तेरे रोने के दिन गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और कानूनन अधिकार है मेरा और करण का नाना की संपत्ति पर। अब तुम्हें और मामा को यूं गरीबी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। हम कानून का सहारा लेकर उन्हें सबक सिखाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता से उलझना आसान नहीं है, वो दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हमें हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं चाहिए। करण की शादी होते ही यह लोग हमें छोड़ देंगे और हम वापस अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएंगे। उन्होंने जितने पाप किए हैं उनका फल उन्हें भगवान देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मोहिनी बोली। किशन और कला जैसे ही बाहर पहुंचे, करण, तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? किशन ने करण को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। कला दूर खड़ी थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माई, करण ने कहा और पास आने का इशारा किया। करण मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। कला ने करण का माथा चूमते हुए कहा। बस कर माई, रुलाएगी क्या? करण ने आंसू छिपाते हुए कहा। यही मेरी किस्मत है तो किसी से कैसी नाराजगी? करण फीकी मुस्कान के साथ बोला। चलो, बहुत हुआ, शोभा आने वाली है, तैयार करो इसे शादी के लिए। जाओ, चौधरी ने कहा। मंडप सज चुका था, पंडित भी आ चुके थे। थोड़ी देर में शोभा दुल्हन का श्रृंगार किए सोमवती के साथ आ गई थी। किशन करण को ले आया। शोभा ने करण को देखा तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान फैल गई। देखा मेरी रानी बिटिया, तेरे बापू ने जो कहा कर दिया। तूने तो जान भी मांगी होती तो आज तुझे वो भी दे देता। शोभा दौड़कर पिता के सीने से लग गई। मरे आपके दुश्मन, मेरे होते हुए कोई तकलीफ मेरे बापू को छू भी नहीं सकती। क्या सच में बिटिया? हाँ बापू, सच्ची, सोमपाल ने कहा। चलो, बातें बाद में, शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। पंडित जी रस्में शुरू करो। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं।
एक एक रस्म के साथ करण के सारे सपने टूटकर बिखर रहे थे। सेहरे के पीछे बहते आंसुओं में उसका दर्द बह रहा था, जिन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी होशियार अपने आदमियों और हरीश को लेकर वहां जाता है। रुको, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया यह शादी? सोमवती ने होशियार से पूछा। आप कौन होते हो शादी रोकने वाले? होशियार अपने आदमियों से बोला, पकड़ लो इन दोनों को। अरे भोजी, पहले तो आप लोगों ने हमें इस धोखे में रखा कि हरीश से शोभा की शादी करेंगे, और अब शादी इस फटीचर से। मैं यह नहीं होने दूंगा। शादी तो हरीश से ही होगी। होशियार, तेरी यह हिम्मत? सोमपाल होशियार को धकेल देता है तो उसके आदमी सोमपाल को मारने लगते हैं। काका, छोड़ दो बापू को काका। शोभा बीच में आ जाती है। अच्छा, छोड़ दूं? चल, छोड़ दिया। तू भी अपनी जिद छोड़कर कर ले हरीश से ब्याह, वरना इन दोनों को जान से मार दूंगा। होशियार सोमपाल के सिर पर बंदूक रख देता है। यह सुनकर शोभा चुप हो जाती है। सोमवती रोने लगी। बस बिटिया, इतना ही प्यार है अपने माई बापू से? तेरे बापू ने तेरे लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, और तू अपने बापू की जान बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? आखिरी बार कह रहा हूँ छोरी, वरना ना करण मिलेगा ना तेरे माँ बाप। फिर अकेले खुशियां मनाना अपनी जिंदगी की। शोभा रोने लगी, बोली, बापू को छोड़ दो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। यह हुई ना बात? सोमपाल, जा अपने हाथों से अपने दामाद को तैयार करके ला। तूने हरीश की खुशी छीनने की कोशिश की थी, अब तू ही उसे ब्याह के लिए तैयार करेगा। कुटिल मुस्कान के साथ होशियार ने कहा। सोमपाल तो यही चाहता था। वो हरीश को वहीं ले गया जहां सारे लोग बंधक बने हुए थे। अरे वाह ससुर जी, आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। सबके साथ महेश को भी बंधक बने देखकर हरीश ने सोमपाल से कहा, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। हाँ बेटा, अब मेरे खेल का नया पहलू भी देखो। उसने वहां पहरा दे रहे लड़कों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत हरीश को बंदी बना लिया। अरे अरे, छोड़ो मुझे, मैं तो इनका होने वाला दामाद हूँ। ससुर जी, कहिए इनसे मुझे छोड़ दे, वरना आप बापू का क्रोध जानते हो। जानता हूँ, पर तुम दोनों मुझे नहीं जानते। शादी की शेरवानी महेश पर फेंकते हुए कहा सोमपाल ने। चल बेटा, तैयार हो जाओ। शोभा की शादी ना तो करण से होगी, ना ही हरीश से। उसकी शादी होशियार सिंह के बड़े बेटे महेश से होगी। क्यों भौजी, सही कहा ना मैंने? हंसते हुए बेशर्म होकर हंसता है सोमपाल। क्या? हरीश का मुंह खुला का खुला रह गया। यह झूठ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यह झूठ है। यह सच है महेश, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी मोहिनी भोजी का बेटा है। महेश गुस्से में तिल मिलाकर बोला, नहीं पहनने मुझे कोई कपड़े, और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। तेरी बेटी से तो हरगिज नहीं। उसके सीने में दिल ही नहीं। कितनी बेदर्दी से मेरी बहन माया को उसने जलाया था। मैं यह कभी नहीं भूल सकता, और अब यह नहीं भूल पाएगा कि तेरे कारण इन सब की जाने गई। उसने रिवॉल्वर मोहिनी की कनपटी पर रख दिया। अब महेश मजबूर था। जिसकी चाल में होशियार जैसे काइया इंसान फंस गया हो, इन बच्चों की क्या औकात थी। महेश दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसके चेहरे को अच्छे से सेहरे से ढक दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो गई। होशियार अपनी जीत पर बहुत खुश था। सोमपाल सोमवती और शोभा के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा था। शादी संपन्न हो गई। शोभा सोमवती के गले लगकर रोने लगी। चलो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद लो, कहकर जैसे ही होशियार महेश को हरीश समझकर गले लगाता है, महेश उसे पीछे धकेल कर अपने चेहरे से सेहरा हटा देता है। तुम? होशियार 2 कदम पीछे हट गया। ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है चौधरी। हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था। तुमने कहा था शादी हरीश से होगी, बस तुम्हें शादी रोकने का नाटक करना है। सोमवती और शोभा यह सुनकर सन्न रह गई। इतना बड़ा धोखा जो दिया था सोमपाल ने उन्हें, किस लिए? दौलत के लालच में। बापू, क्यों किया ऐसा आपने? शोभा रोते हुए बोली। चुप हो जा बेटा, तू यह किससे कह रही है? यह दौलत का लालची इंसान खड़ा है। तेरे बापू यहाँ कहाँ हैं? तेरे बापू तेरी आंखों में आंसू कहाँ देख पाते थे? अब महेश ही तेरी किस्मत है। सोमवती शोभा को समझाने लगी। सबको बाहर ले आओ, चौधरी ने अपने आदमियों से कहा।
मोहिनी को साथ में देखकर समझ गया कि सोमपाल को वसीयत वाली बात पता चल गई कि महेश और करण असली वारिस हैं, इसलिए उसने उन्हें लालच देकर बेवकूफ़ बना दिया। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर जाने से पहले करण को यह पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे कि वो अपना हिस्सा मेरी बेटी के नाम पर कर रहा है। बस करो बापू, और कितना नीचे गिरोगे? शोभा रोते हुए बोली। मेरी ही गलती थी जो मैं इन दोनों के बीच में आ गई थी। यह नहीं हो सकता चौधरी, किशन ने कहा। तुम्हें यह तो पता चल गया कि पिताजी की जायदाद के वारिस महेश और करण हैं। जो तुमने महेश से शोभा की शादी इसलिए जबरन करवाई क्योंकि महेश के पास नाना से मेरी संपत्ति तो है ही, होशियार की पुश्तैनी संपत्ति में भी महेश के दादाजी उसका हिस्सा तय कर गए थे। रही बात करण की, तो कला के माता पिता के पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। करण के पास सिर्फ उसके दादाजी की संपत्ति से मिला हिस्सा है। तो करण हर महीने में महेश से दौलत में कम है। और एक बात जो अभी तक सिर्फ मैं और मोहिनी जानते हैं, वो यह है कि हमारे बच्चे यह संपत्ति इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर किसी के नाम नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने किसी के नाम करने की कोशिश की या बेचने की कोशिश की या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भी ये संपत्ति अनाथालय वालों के हाथ चली जाएगी। पिताजी जानते थे कि होशियार संपत्ति हथियाने के लिए बच्चों को भी मजबूर कर सकता है, इसलिए अब हमें जाने दो। हम हमारे बच्चों के साथ अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे। चलो करण, होशियार, तुम जैसे जीते रहे हो अब तक वैसे ही जियो। मैं और मेरा बेटा उस हवेली में कभी नहीं आने वाले, ना तुमसे कोई हिस्सा लेने वाले। चलो करण, चल कला, यह हमारी दुनिया नहीं है। भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मोहिनी ने कहा। और मामा मैं भी, महेश ने किशन के साथ बाहर के लिए कदम बढ़ा दिए। माई मैं भी आपके साथ चलूंगी, शोभा ने आवाज़ लगाई। मैं समझ गई, सच्चा सुख रिश्तों में है, दौलत में नहीं। सब लोग वहां से चले गए। होशियार भी हरीश को लेकर लौट गया। सोमपाल हारे सिपाही की तरह खड़े रह गए। शोभा ने जाते जाते माई के गले लगकर विदा ली, पर सोमपाल की ओर देखा भी नहीं। महेश ने शोभा को स्वीकार कर लिया। शोभा भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। शोभा ने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनकर सबका दिल जीत लिया। माया को छोटी बहन सा स्नेह करने लगी थी। जो उसने माया के साथ किया, उसको ठीक करने के लिए अपनी माँ की मदद से शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से मिलकर माया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगी। 1 साल बीत गया। शोभा की गोद में प्यारी सी बच्ची खेलने लगी थी। अब तक माया का चेहरा भी पहले जैसा खिल उठा था। करण और माया पहले के जैसे हंसते गाते उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के हो जाएं। माया छत पर बैठी गुनगुना रही थी, कब बीतेगी इंतजार की घड़ियां, लगेगी हमें शादी की हथकड़ियां, यूं दूर दूर रहना हो रहा है दुश्वार, अब तुम जल्दी से ले आओ बारात। बस बस, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं मेरी प्यारी माया। भाभी तुम? शोभा से माया अब भाभी कहती थी। शोभा को देखकर शर्मा गई माया। हाँ और क्या, तुम्हें याद नहीं, 2 दिन बाद तुम दोनों 18 साल के हो रहे हो। तुम्हारे भैया ने पंडित जी से बात करके शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया है। सच्ची? माया ने शोभा से लिपटते हुए पूछा। सच्ची। चलो, वक्त बहुत कम है, बहुत तैयारियां करनी है। शोभा हंसते हुए चली गई। आज करण और माया 18 साल के हो गए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। किशन और माता दीन जल्दी जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर कोई भी दुख तकलीफ उनकी ज़िंदगी में आए। माया और करण की शादी की खबर गांव में फैल गई थी। सोमपाल भी शादी में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने माया और करण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ढेर सारे तोहफे दिए। और फिर शोभा से बोले, अब तो गुस्सा छोड़ दो बिटिया, और हो सके तो अपने बापू को माफ़ कर देना, वरना चैन से मर नहीं पाऊंगा। शोभा यह सुनकर रो पड़ती है और सोमपाल के सीने से लग जाती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सोमपाल कुछ पेपर महेश की ओर बढ़ाते हैं। यह क्या है? यह तुम दोनों को शादी का तोहफा है। तब हालात अलग थे, मैं कुछ देता तो तुम दोनों लेते नहीं। पिता का आशीर्वाद समझकर रख लो।
एक छोटा सा घर बनवाया है तुम्हारे लिए, मना मत करना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम दोनों ने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है। मोहिनी इशारे से लेने को कहती है। दोनों पेपर लेकर सोमपाल का आशीर्वाद लेते हैं। शादी में हरीश भी आता है अपनी माँ हेमा के साथ। दोनों ही अब होशियार के साथ नहीं रहते थे। होशियार ने झुकना नहीं सीखा था, इसलिए गांव की हवेली छोड़कर चला गया। शहर में अपनी पुश्तैनी हवेली में जाकर रहने लगा। हरीश हाथ जोड़कर किशन के पास आता है। मामा, अपने घर लौट चलो, हमें भी आपके प्यार और परिवार का साथ चाहिए। बड़ी माँ, आप भी चलो। महेश भैया को आपने बहुत प्यार दिया, अब मेरी बारी है। मैं समझ गया, दुनिया में प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं है। उस घर और दौलत पर आपका, करण का और मेरे भैया का हक है। अगर आप नहीं चले तो मैं भी यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। हेमा भी कला से कहती है, जीजी अपने घर लौट चलो। किशन मान जाता है और वो परिवार को लेकर हवेली में रहने आ जाता है। माया भी विदा होकर अपने करण की दुल्हनिया बनकर हवेली में आ जाती है और हवेली देखकर अपने पुराने चुलबुले अंदाज में कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली, इसमें तो पूरा गांव बस जाए। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। माया शर्मा कर शोभा से लिपट जाती है। आज कई साल के वनवास के बाद किशन और मोहिनी अपने घर लौट आए थे। करण और माया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। हरीश की शादी भी उसकी पसंद की लड़की से हो गई थी। किशन ने माता दीन के और अपने कच्चे घर तुड़वाकर उसकी जगह एक बड़ा सा घर बनवाकर अपनी दोस्ती निभाई। सब कुछ सही हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, यदि किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो व्हाट्सएप चैनल पर आप उसके संबंधित पोस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।